for the certain fixed region, fixed portion. फॉर एग्जाम्पल चलो फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कोई फंक्शन ले लिया, सपोज दिस इज योर y इक्वल टू एफ एक्स इज सम फंक्शन। तो अगर इसका हमें लिमिट डालना है, मान लो कि x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू x इक्वल टू x1 से मैंने x इक्वल टू x2 तक इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ हमें लिमिटेड एरिया आएगा, यहीं तक का एरिया आएगा। आ रही बात समझ में? दिस एरिया विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। हमने एक स्ट्रिप जैसा हम लोग लेते हैं, तो विल टेक अ स्ट्रिप ऑफ फंक्शन, स्ट्रिप ऑफ द एरिया कह सकते हो, जिसका कि हाइट y है और इसका थिकनेस dx है। ठीक है, तो dA ले लिए। अब इसी को हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट करने वाले हैं, x1 से लेकर के x2 तक। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड लोअर लिमिट, and this one is called upper limit. Okay, so this is equal to integration of fx dx। जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दो x1 टू x2, और मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कैपिटल fx हो जा रहा है, क्योंकि फंक्शन चेंज होता है ना। तो मान लो चेंज्ड फंक्शन इज कैपिटल fx। तो इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ लेकर के चलेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन ले लो सिंपल सा, find the area under graph y equal to x square from x equal to 0 to x equal to 5। चलो निकालो एरिया कितना आता है बताओ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई भी कर्व होगा है ना, अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो i इक्वल टू क्या लिखोगे, i मीन्स इंटीग्रेशन। तो y dx मतलब एक्स स्क्वायर dx करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करना है, लोअर लिमिट x इक्वल टू x1 इज 0 टू 5। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा बताओ, हमने बताया था x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक करना है। चलो, तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू 5 के लिए करना है। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 बाहर आ जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ध्यान देना x का वैल्यू, क्योंकि यही यहाँ पर था, x2 पहले डाले फिर x1 डाले, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। ठीक है, तो 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो दिस विल बिकम 125/3। तो दिस इज योर एरिया। आ रही बात समझ में कुछ? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा एप्लीकेशन पर बात कर लेते हैं फिर इसको। अब ध्यान दो, एक और पहले क्वेश्चन ले लो, उसका बाद एप्लीकेशन पर आते हैं। फिर से ले लो एक क्वेश्चन, एफ एक्स का वैल्यू आपको दे दिया है साइन एक्स, बोल रहा है एक्स इक्वल टू π/2 टू एक्स इक्वल टू पाई। चलो निकालो, देखो क्या आता है।
कितना आएगा? तो क्या करोगे? आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स डी एक्स करोगे, कहाँ से कहाँ तक? पाई/2 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट क्या है? पाई है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक? पाई/2 से पाई तक करना है। माइनस को बाहर कर दो, ये हो गया कॉस पाई माइनस कॉस पाई/2। कितना आ जाएगा बताओ? ये आंसर आएगा 1। ठीक है। अब ध्यान दो, ये कहोगे कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लिखो, यही तो होगा ना? तो ध्यान देना, ये है तुम्हारा पाई/2 और ये है पाई। ठीक है, तो ये जो एरिया आया ना, देख रहे हो पॉजिटिव आया अपर, एबव द एबव एक्स एक्सिस। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी एरिया कितनी होगी बताओ? ये 1 है। ठीक है, तो ये एरिया भी 1 आपको आया। कुछ बात समझ में आ रही है? और यही आप अगर जो पाई से 2 पाई के लिए निकालो, ध्यान दो, पाई से 2 पाई के लिए निकालोगे तो निगेटिव है, क्योंकि ये बिलो एक्सिस है ना। देखो ये एरिया बिलो एक्सिस है, तो आप करके खुद से देख सकते हो। ओके। हाँ, अब आ जाओ। थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा था, जो कि मैं उसके बीच में हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला तो हम लोग निकाल निकाल सकते हैं क्या, जैसे ध्यान देना, आप वेलोसिटी क्या लिखते हो बताओ? ds/dt, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहो। तो यहाँ से ds क्या कहेंगे? vdt। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी t1 से t2 के लिए करोगे तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t1 टू t2। ठीक है, तो ये तो एक ये एप्लीकेशन हुआ इन कैलकुलेशन ऑफ। और डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जो ग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ देगा तो डिस्टेंस आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है। सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी। इससे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो बताओ? dv/dt, रेट चेंज ऑफ, पढ़े थे हम लोग यूनिट डायमेंशन में, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv इक्वल टू क्या लिखेंगे? dv इक्वल टू हो जाएगा adt। सिमिलरली अगर डेल्टा v या कहो v2 - v1 निकालना है तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ adt t1 से t2 के लिए। तो वी कैन कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। तक थर्ड हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं।
बस माइंड में रखो कि जहां जहां डिफरेंशिएशन यूज किए हो उसका रिवर्स चला जा सकता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? तो फोर्स को क्या लिखते हैं बताओ? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो डीपी को क्या लिखोगे? एफ डी टी। तो बस इंटीग्रेट कर दो। तो डेल्टा पी इक्वल टू पी टू माइनस पी वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टी। एंड सो ऑन, ऑफ कोर्स वी विल सी, जहां भी डिफरेंशिएशन माइंड में रखो क्या आएगा उसका रिवर्स में हम लोग लेकर के इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। आरी बात समझा? समझ में? ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और जहां जहां एप्लीकेशन आएगा हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। स्लोली स्लोली इट विल इम्प्रूव। एक एक इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल काम है। ओके, चलो अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज, इतना छोड़ देता हूँ। नाउ विल स्टार्ट मोशन इन वन डायमेंशन। तो पहले आ जाओ, रेस्ट एंड मोशन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, चेंजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम नहीं दोगे तो चेंज नहीं करेगा। अदरवाइज सेड टू बी इन मोशन, ओए सॉरी, रेस्ट, ठीक है। ध्यान देना, हम लोग एक बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन आता है कि रेस्ट एंड मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, जस्टिफाई इट। तो कैसे होगा? तो ध्यान दो, मान लो दो ऑब्जेक्ट, टू पर्सन दे आर सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन, ठीक है, और बस, दो आदमी बस में बैठे हुए हैं एंड बस इज गोइंग अहेड। तो ध्यान से देखो कि एक अगर जो साइड में ग्राउंड पर खड़ा आदमी है, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है? मोशन में है। अरे बात समझे? जो बाहर में बंदा खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है, बोथ ऑफ देम आर इन मोशन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो रही है?
चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा रेस्ट पर है, क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जितना सेपरेशन इसके दोनों के बीच में सीट पर बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यही आदमी मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हो। जैसे आप अभी बैठ करके क्लास कर रहे होगे, कि कोई घूम फिर के क्लास कर रहा है। हाँ, इज देयर एनीवन हु इज वॉकिंग एंड अटेंडिंग द क्लास? नहीं। आप जनरली घर पर बैठे हो तो आप सोच रहे हो कि आप रेस्ट में हो, लेकिन जो स्पेस में बंदा है, हो सकता है जो मार्स पर हो, चाहे सन पर कोई आदमी अगर खड़ा हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू हिम यू आर इन मोशन। So there is nothing called absolute rest and absolute motion. Okay, rest and motion are relative term. They depend upon the reference frame. ठीक है। तो आपको एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए आता है, तो आपको एग्जांपल ऐसे ही फिगर बना करके दिखा सकते हो क्या, कि ये ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर बी है, एंड दिस इज योर मैन या पर्सन, जो भी कहो। तो हम लोग कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, मैन इज इन, पर्सन पी कर दो, इसको मैन ना करके पर्सन पी कर देता हूँ, ठीक है। तो वी कैन से दैट with respect to observer A, P is in motion, है ना। यहाँ पर आप लिख दो ये ग्राउंड है हमारा। बट with respect to person B, P is in at rest. Thus rest and motion are relative terms. Thus rest and motion ये आता ही आता है, ठीक है। Depends upon the frame of reference. आप क्या फ्रेम रेफरेंस लेकर के चल रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आ जाओ। पोजीशन क्या डिफाइन करेंगे बताओ। हाउ डू वी डिफाइन पोजीशन? तो कह सकते हो लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। और ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज जनरली ट्रीटेड एज ओरिजिन। इज टेकन एज origin ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ बात समझ में आई? तो ध्यान देना पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लो कि 5 6 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? एक्स कितना है बताओ? 5। तो 5i, एक्स में लोकेशन क्या है 5 है, और वाई में लोकेशन कितना है 6।
So therefore position is a vector quantity. ध्यान देना पोजीशन को पोलर फॉर्मेट में भी लिखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ पोजीशन एक होता है, क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया है? ये मैथ में भी पढ़ना है। मॉड्यूलस फॉर्म सर। नहीं, आर थीटा कहते हैं, ठीक है। ये रेडियस का मैग्नीट्यूड, इसका पोजीशन का मैग्नीट्यूड और एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो आर थीटा इसको डिनोट करते हैं। जैसे इस आर के लिए, चलो ये पॉइंट को मैं कुछ देता हूँ ए, तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर पॉइंट ए, पोलर फॉर्म इज, आर कितना है तो रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 कितना होगा बताओ? 51, है ना? यही आएगा ना? 36 प्लस 25 61 होगा। एंड एंगल कितना है तो टेन इनवर्स, ध्यान देना, y है 6 और x है 5, तो टेन इनवर्स 6/5। एंगल लिखने का एक तरीका है, अगर एंगल पता है, अगर आपको एंगल पता है तो उसको लिखो, अगर नहीं पता है तो उसको इनवर्स फॉर्म में लिखते। जैसे आपको मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 2/3। अब आपको पूछ रहे थीटा कितना होगा, तो ठीक है भाई थीटा हमें पता नहीं है, तो वी कैन राइट इट साइन इनवर्स 2/3। सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग एंगल थीटा। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin 2/3, नहीं, ये चीज नहीं होता है इसका। ये इनवर्स फंक्शन एक अलग ही चीज है, ठीक है, माइंड में रखना। समझ में आ रही है सबको? ये एंगल को डिनोट करने का एक तरीका है, दैट्स ऑल। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसको कहेंगे बच्चा बताओ? हाँ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? तो डिस्टेंस हम लोग कहते हैं क्या? एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट। वी से ठीक है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग बोलते हैं कि फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड दैट्स ऑल। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इट इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन।
या इसका एक और तरीका है लिखने का, क्या? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किधर भी नहीं, along the certain डायरेक्शन, मतलब कि इसका डायरेक्शन ही होगा। ठीक है, so that is called displacement. Again, of course, it is a vector quantity. और क्या होगा इधर, कुछ एक तो मैं इसको लिखा था, हाँ। तो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इसको क्या कहेंगे बताओ? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ यू टेक द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को लेकर चलोगे तो तीन हो सकता है। और एक पॉइंट हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ध्यान देना। इसी चलते कभी कभी ना नीट में लंबा लंबा आपको क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस 5 मीटर, देन टेक्स लेफ्ट टर्न, मूव्स 5 मीटर, देन राइट टर्न, देन मूव्स 6 मीटर, देन अगेन टेक लेफ्ट टर्न, देन यू टर्न, देन 5 दिस टर्न दैट टर्न, कर करके लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर देंगे वो, और बोलेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो। अब आप अगर बनाने चलो तो ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा, बट इट विल टेक यू एटलीस्ट 3 to 4 मिनट टाइम, जस्ट क्वेश्चन को पढ़ करके उसका डेटा लिखने में। फिर बन गया, चलो अच्छी बात है। अब ऑप्शंस अगर डायरेक्ट देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जिसमें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो लेस देन 1 होगा। मैक्सिमम ऑप्शन, 3 ऑप्शन में डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो आपको लेस देन 1 देंगे, और एक आध ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। बस, क्लू मिल गया। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए नहीं दिया हुआ था, सोल्व करके ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, ऐसा नहीं कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, उनको पता है कि आपको आता है वो सब चीज, पाइथागोरस थ्योरम आता है, लेकिन वो उस चीज को चेक करना नहीं चाह रहे थे, वो आपका शॉर्टकट ट्रिक चेक करना चाह रहे थे, जो कि जो जिसको दिमाग में क्लिक किया वो बनाया, और बाकी लोग भी बनाए लेकिन उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, विच दे विल बी चार्ज्ड इन अदर क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चन को बनाने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखो लंबे लंबे क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द ऑप्शंस, ऑप्शंस देखो, अगर एलिमिनेटेबल है तो उसको एलिमिनेट करो पहले। ठीक है, नहीं है तो ठीक है भाई, अल्टीमेटली व्हाट कैन बी डन, चलो सोल्व तो करना ही, वी विल सोल्व इट, बट इफ इट कैन बी डन इन ए शॉर्टेस्ट मैनर और इन ए शॉर्टकट फॉर्म, जस्ट गो हेड विद दैट। कुछ दिमाग काम किया कि नहीं किया? चलो एक आध क्वेश्चन, एक चीज आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है जनरली कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिख दिया, कुछ कुछ बोल देता हूँ, आप लिख लो खुद से। तो एक तो हो जाएगा डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पाथ, एक्चुअल पाथ, है ना। फिर एक हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी, तीसरा डिफरेंस हो जाएगा
एक हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, एक 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है। चौथा लिख लो क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट उसमें लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। एक ही पॉइंट को घुमा फिर लिख दिया, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा बताओ, यहाँ पर इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके। हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन अनटर्न्ड, ध्यान देना, टर्निंग ले लेगा तो और गलत हो जाएगा। टर्निंग नहीं होना चाहिए, ओके, क्लियर है ना। तो डिस्टिंग्विश आप कर लोगे ये काम। अब हम लोग आते हैं एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, जो कि आप विश्वास है कि एक आध सेकंड में ही बना दोगे। ऑब्जेक्ट पहले तो इधर चलो 5 किलोमीटर चलता है, फिर इधर 5 किलोमीटर जाता है, देन 12 किलोमीटर, सॉरी 7 किलोमीटर जाता है। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो।